नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपीएलटी हिंदी प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर हाजिर हैं। इसके पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट पर आप सभी से चर्चा की है और इस उम्मीद के साथ कि आपने अभी तक जो भी तैयारी की होगी उसके आधार पर अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे। तमाम विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर, जो आप 60 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं उसमें से हमारा 10 प्रश्न गलत हो गया, 12 प्रश्न गलत हो गया, 15 प्रश्न गलत हो गया। ध्यान रखना है कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। जैसे 60 प्रश्न में अगर 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। और जो गलत हो रहे हैं उन प्रश्नों को, उनके उत्तरों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और चिंतन मनन करिए कि क्यों गलत हो रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो 10-12 क्वेश्चन आपके गलत ही होंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि आप सही ज्यादा कर रहे हैं। 60 में 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत हो जाना एक सामान्य बात है और ये तो प्रैक्टिस सेट है। हम इसी चीज को सही करने के लिए एग्जाम में कि कम से कम गलती हो तभी तो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर किसी विद्यार्थी के 60 में केवल 10-15 सवाल सही हो रहे हैं तब चिंता की बात है कि उसकी तैयारी ठीक नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस परीक्षा के पहले तक अपने को मानसिक रूप से मजबूत बना के रखना है और पढ़ते रहना। तो चलते हैं, बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। जहां भी जरूरत पड़ेगी तो कुछ हम मार्गदर्शन वाली बातें भी करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं यहां पर पूछा गया, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? व्यावसायिक, मार्मिक, पर्वती, क्योंकि, गृहिणी, आवाहन, दिवाली, घोटाला, केंद्रीय, अंधाधुंध, डवाडोल, आगंतुक। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके सभी शब्द अशुद्ध है, यानी कि गलत है। आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि हमने शुद्ध अशुद्ध दोनों शब्दों को पढ़ा था, तो कौन सा विकल्प है? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया, ऑप्शन दूसरा, क्योंकि, गृहिणी, आवाहन। ये जो विकल्प दिया गया है इसमें से सभी शब्द क्या है? अशुद्ध है। कुछ विकल्प में कुछ शब्द सही हैं, जैसे मार्मिक, पर्वती, व्यावसायिक होना चाहिए था, व्यावसायिक। ध्यान रखिए, हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन आपको कुछ मिल जाए। ठीक है, आप देख रहे हैं घोटाला, केंद्रीय, दिवाली, ये शब्द आप देख रहे हैं यहां पर, अंधाधुंध, डवाडोल, डवाडोल, आगंतुक। सभी शब्द अशुद्ध हैं, वो है ऑप्शन दूसरा। इसका होना क्या चाहिए था? क्योंकि। ठीक है, फिर इसके बाद बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, गृहिणी। ठीक है, इसके बाद एक शब्द ये है आवाहन। ठीक है, आधा ह होना चाहिए यहां पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक प्रश्न के बहाने कम से कम जो हमारे शुद्ध अशुद्ध वाले पोर्शन रहे हैं व्याकरण के, वो रिवाइज हो जा रहे हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द नहीं है? पुनरपि, पश्चाताप, अधिशासी, भर्त्सना। उच्चारण के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो सबको लगभग आप पढ़ लेंगे कि सही है। उच्चारण के हिसाब से तो सही है, लेकिन लिखने के दृष्टिकोण से कैसे? गलत है। इसमें अशुद्ध शब्द नहीं है, हमें बताना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, पुनरपि जो है वो अशुद्ध शब्द नहीं है। ये इसमें कोई ना कोई संधि है, आप सभी बताएंगे हमें कि कौन सी संधि। कई जगह पर इसको आप इस तरीके से भी देखते हैं। ठीक, लेकिन जब जोड़ देंगे आप तो पुनरपि, ये शब्द यहां पर सही है, बाकी सभी शब्द क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, जैसे आपको भर्त्सना लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, अधिशासी, अधिशासी इस तरीके से लिखा जाएगा, और पश्चाताप, पश्चाताप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द नहीं है, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द है? सौंदर्यता, आधीन, लब्ध प्रतिष्ठ, अक्षोहिणी।
इस तरीके के प्रश्नों को आपने कई बार प्रैक्टिस सेट में भी देखा होगा और व्याकरण की किताब को पढ़ते समय भी आपके सामने ये शब्द दिखाई पड़े होंगे। जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे शब्दों पर ज्यादा फोकस करें जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बातों ही बातों में आपने विकल्प पर काफी गंभीरता से ध्यान लगाया होगा कि आखिरकार कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, लब्ध प्रतिष्ठ जो शब्द है ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, और बाकी सब क्या है, गलत है। सौंदर्यता कोई शब्द नहीं है बल्कि सौंदर्य। अधीन जो लिखा गया है पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने आप सभी को बताया था अधीन, और अक्षौहिणी। ठीक है, अक्षौहिणी होता है यहाँ पर, तो ये शब्द यहाँ पर। तो ध्यान रखिए कि इनमें से कोई भी शब्द एग्जाम में आए तो एक नजर आप ठहर कर उसको देखेंगे, फिर आराम से उसको शुद्ध है अशुद्ध है समझकर फिर टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। यह पद कई भावों को प्रकट करता है। अब मेरी बात मान लो, नौकर के हाथ भेज देना, आज तुम फिर इतनी देर में आए। अब बताना हमें कि शुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि इसमें से लगभग 3 ऐसे वाक्य होंगे जो शुद्ध होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा वाक्य है जो कि अशुद्ध है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा होगा, आप लोग जरूर अपना दिमाग दौड़ा रहे होंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, यह पद अनेक भावों को, यहाँ पर अनेक शब्द लगेगा, अनेक भावों को प्रकट करता है। इसी के वजह से ये क्या हो गया, शुद्ध वाक्य नहीं। प्रश्न आप देख रहे हैं कि टर्न ले रहा है, यहां पर लिखा जा सकता था कि अशुद्ध, लेकिन उसी को कहा गया कि शुद्ध वाक्य नहीं। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? भगीरथी, द्वारका, अंतर्द्वंद, आगामी, बारात, स्वादिष्ट, वाल्मीकि, निरोग, नुपुर, सुई, अनुगृहित, दृष्टा। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सही उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन लिखने के दृष्टिकोण से हमें वो बताना है कि कौन ऐसा विकल्प है जिसके सभी शब्द शुद्ध हैं। तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, आगामी, बारात, स्वादिष्ट। ये दूसरा ऑप्शन जो है ये सभी शब्द इसके क्या है, शुद्ध है, मतलब सही है। बाकी में आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ गलत भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, निरोग आपने पढ़ा होगा, ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है। नुपुर को लेकर सवाल पूछा जाता है को। ठीक है, अनुग्रहित को लेकर सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर दृष्टा है, दृष्टा को लेकर सवाल पूछा जाता है। तो इसी बहाने आप इन शब्दों पर ज्यादा फोकस करेंगे। अब जैसे हम लोग आमतौर पर बोलते हैं कि फला के बारात में जाना है, बारात करने के लिए काफी उत्सुकता भी रहती है, लेकिन सही शब्द क्या है, बारात। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट है सही शब्द। कई बार हम स्वादिष्ट बोलते हैं, लेकिन सही शब्द क्या है, स्वादिष्ट। तो इस तरीके से ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये भी वैसे ही पंडित हैं जैसे आप, आपके सब काम हमसे अच्छे होते हैं, कोट का दाम पाजामे से अधिक होता है, वे अपने को आपको समझदार और दूसरे को बेईमान समझते हैं। इसमें से हमें शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय कम से कम 2 से 3 बार आपको रीडिंग लगाना पड़ेगा, झटके में नहीं आंसर देना है। क्योंकि आप एग्जाम में जाते हैं, आपके सामने 120 प्रश्न रहेंगे और 30 प्रश्न जीएस के रहेंगे। ठीक है, टोटल 150 प्रश्न इस एग्जाम में रहेंगे जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो 120 में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनको कि आप सेकेंड में हल कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो एक से अधिक बार पढ़ने की मांग करेंगे, जैसे ये शब्द। तो शुद्ध वाक्य हमें बताना है कि कौन सा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, कोट का दाम पाजामे से अधिक होता है। ये वाक्य सही है। बाकी यहां पर होना चाहिए, वे भी वैसे ही पंडित हैं जैसे आप हैं, आपके सब काम मुझसे अच्छे होते हैं, वे अपने आप को समझदार और दूसरे को
बेईमान समझते हैं। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो गया? ऑप्शन तीसरा हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य नहीं है। अशुद्ध वाक्य नहीं है, हमें बताना है। उसने गुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया, वह मुझ पर क्रुद्ध है, आत्मा के अंदर बल होना चाहिए, बजट के ऊपर बहस होगी। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि जो शुद्ध वाक्य है उसके बारे में हमें बताना है। तो आप देख रहे हैं नीचे से, बजट पर बहस होगी, आत्मा में बल होना चाहिए, ठीक है, वह मुझसे क्रुद्ध है, उसने गुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन पहला। ठीक है, अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य कैसे कैच करना है, उन सारी चीजों को यहां पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में असंगत कथन है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के मध्य अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक की संज्ञा और संबोधन शब्दों के पश्चात अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छंदों में बहुधा यति के पश्चात अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी ऐसी बात है जो अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में गलत है। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रश्न लंबा है, तो सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये अल्प विराम चिन्ह होते कैसे। जैसे अर्ध विराम हो गया, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह, तो आपको चिन्ह के बारे में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो यहां पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा, कि जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के मध्य अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा माता पिता, तो यहां पर संयोजक का प्रयोग हो रहा है, अल्प का नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन दूसरा क्या हो गया? यहां पर असंगत कथन हो गया। बाकी जितना भी दिया गया है यहां पर सबके में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है वृक्षों पर कोयल कूक रही है, अपने अपने घरों से ले आओ, वे अनेक कला जानते हैं, श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग हैं। अब देखिए यहां पर शुद्ध वाक्य हमें चुनना है, यानी कि 3 ऐसे वाक्य होंगे जो कि अशुद्ध होंगे, गलत होंगे, कोई एक वाक्य जो कि सही होगा। ठीक है, तो देखिए पहला वाक्य तो बिल्कुल गलत हो गया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। वृक्ष होना चाहिए यहां पर, अपने अपने घरों से ले आओ, तो इसमें क्या होना चाहिए? अपने अपने घरों से ले आओ, यहां पर अपने अपने घरों से आओ। ठीक है, ले शब्द इसमें क्या हो गया है? एक्स्ट्रा हो गया है। वे अनेक कलाएं जानते हैं, यहां पर कलाएं होनी चाहिए थी। तो इस तरीके से सही जवाब क्या होगा? श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे। ये जवाब यहां पर शुद्ध वाक्य के रूप में। ठीक है, बाकी तीनों जो वाक्य दिए गए हैं कहीं ना कहीं इनमें व्याकरणिक रूप से कमियां हैं, कमजोरियां हैं, या फिर व्याकरणिक रूप से सही नहीं। ठीक, अगला प्रश्न है योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित में से कहां नहीं होता है? पदबंध को सामासिक पद बनाने के लिए, पुनरुक्त शब्दों के बीच में, द्वंद्व समास के पदों के बीच में, किसी पुस्तक या अवतरण के साथ उसके लेखक के नाम से पहले। तो योजक चिन्ह पहले तो हमें ध्यान में रखना है कि ये योजक चिन्ह क्या होते हैं। जैसे चिन्ह को आप देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका प्रयोग हम कहां करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है कहां नहीं होता है हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, किसी पुस्तक या अवतरण के साथ उसके लेखक के नाम के पहले। कहा जा रहा है कि लेखक का नाम है, उसके पहले डैश का प्रयोग किया जाता है या फिर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये बात गलत है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे सामासिक पद बनाना होता है तो वहां पर डैश का प्रयोग हो जाता है। एक ही शब्द बार बार उद्धृत हो रहा है
दोहराया जा रहा है तो वहां पर हो जाता है। द्वंद्व समास में प्रयोग किया जाता है, आपने इसको पढ़ा भी होगा, ठीक है। जैसे पाप पुण्य मैंने लिख दिया तो द्वंद्व समास के बीच में डैश हो रहा है। तो ऊपर के तो तीनों विकल्प जो है सही है और चौथा विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया, और प्रश्न के मुताबिक यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी के वाक्यों को उद्धृत करने के पूर्व निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह। तो जब हम किसी के वाक्यों को या फिर कथनों को उद्धृत करते हैं तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो वो है निर्देशक चिन्ह, ठीक है। जैसे किसी का उदाहरण ले लिया तो इस तरीके से हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? आपने बताया नहीं कि आप कहां रहते हैं। 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 तो आप देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में एक ही तरीके का वाक्य प्रयुक्त हुआ है, बस उसमें विराम चिन्हों को अलग अलग जगहों पर लगाया गया। किसी में एक से अधिक लगाया गया है, किसी में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन चौथा, आपने बताया नहीं कि आप कहां रहते हैं। अब विराम चिन्ह का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी लगा दिया जाएगा, जैसे ये की शब्द नहीं होता तो यहाँ पर हम विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन इसके वजह से हम बिना विराम चिन्ह के भी काम चला सकते। तो देख रहे हैं कि बहुत ही तकनीकी तौर पर चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, सिर से पानी गुजरना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। सहनशीलता की सीमा पार होना, बहुत लज्जित हो जाना, मर्यादा भंग होना, समय सीमा समाप्त होना। सिर से पानी गुजरना ये मुहावरा है, इसका निकटतम अर्थ क्या है? आप सभी जरूर अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे और ये मुहावरा अपने व्यावहारिक जीवन में भी आपने कई बार प्रयोग किया होगा इसका, या फिर अनेक बार कह सकते हैं। सिर से पानी गुजरना, सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन पहला, सहनशीलता की सीमा पार होना। लोग बोलते हैं ना कि अब पानी सिर से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो वही है कि अब हमारी जो सहनशीलता थी, जो हम सह रहे थे, अब वो नहीं होगा, हमें अब कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। वो क्या है? सिर से पानी गुजरना। एक चीज है कि अगर आप सभी, ये सब कैसे है, जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, ये सब अनुभवों पर आधारित है। मान लीजिए जिनका घर नदी के आसपास में होगा, कई बार हम देखते हैं अगर डूबने लगे तो छटपटाना शुरू करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बचपन में हम लोग खाता में नहाते थे, या फिर जो ट्यूबवेल वाला चलता है उसमें भी नहाते थे। तो एक तो है कि सामान्य इसका अर्थ निकालना, लेकिन मुहावरा कई बार तीसरा अर्थ भी व्यक्त करता है। तो सिर से पानी गुजरना मतलब सहनशीलता की सीमा पार होना। अगला प्रश्न है, बाबी में हाथ तू डाल मंत्र मैं पढ़ूं लोकोक्ति का उचित अर्थ है। जिसे शरण दी उसकी रक्षा अवश्य करना, जोखिम का काम दूसरों को सौंप कर स्वयं आसान काम करना, आप स्वयं नष्ट होना और दूसरे को भी थोड़ी हानि पहुंचाना, कहना बहुत करना थोड़ा। बहुत कुछ ये मुहावरा, ये जो प्रश्न है कह रहा है। वाबी में हाथ तू डाल मंत्र मैं पढ़ूं लोकोक्ति है ये, इसका उचित अर्थ क्या है? तमाम विद्यार्थी अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जोखिम का काम दूसरों को सौंप कर स्वयं आसान काम करना। इसलिए कहा गया कि तुम कठिन वाला काम करो और मैं बाकी जो मंत्र पढ़ने वाला काम जो आसान है, यानी कि यहां मंत्र पढ़ना क्या है? बहुत ही आसान है। चित्त भी मेरा पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का लोकोक्ति का आशय। खेल के सभी दांव पेच जानना, हर दशा में अपना ही लाभ चाहना, अपनी जीत के प्रति आशंकित होना, दूसरों पर बलपूर्वक रोब जमाना।
तो चित्त भी मेरा, पट भी मेरा, ये भी आपने कई बार व्यावहारिक जीवन में सुना होगा। ठीक है, व्यावहारिक जीवन में सुना होगा ये सब। ठीक है, कि चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। अगर आप सभी को मैं समय दे रहा हूं तो विकल्पों को पढ़िए। इसका मतलब, इसका जो सही जवाब हो गया, हर दशा में अपना ही लाभ चाहना। मतलब स्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, लेकिन हर दशा में अपना ही लाभ चाहना, मतलब चित्त भी मेरा, पट भी मेरा, अंटा मेरा, मेरे बाप का। ये आप देख रहे हैं कि लोकोक्ति है। अगला प्रश्न है, तुम शास्त्री जी पर आरोप लगाकर रिक्त स्थान दिया गया है कि कोशिश कर रहे हो। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। आकाश के तारे तोड़ना, सूरज को दिया दिखाने, सूरज पर धूल फेंकने, सिर मारने। तुम शास्त्री जी पर आरोप लगाकर, अब ये शास्त्री जी कौन है? कोई भी हो सकता है। एक प्रेमचंद ने कहानी लिखी, मोटे राम शास्त्री, आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त कहानी है। और एक लाल बहादुर शास्त्री को हम लोग जानते हैं, और तमाम शास्त्री लोग हैं। तुम शास्त्री जी पर आरोप लगाकर सूरज पर धूल फेंकने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सूरज पर धूल फेंकने की कोशिश, बहुत बड़ी बात यहां पर कही जा रही है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द है आगत, अनुगत, प्रत्यागत, अभ्यागत। तो लौट कर आया हुआ को लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, प्रत्यागत। यानी लौट कर आया हुआ, अगर कोई व्यक्ति कहीं गया हुआ है और फिर वो वापस आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? प्रत्यागत। ठीक है, अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र निम्नलिखित में से नहीं है। माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। तो महादेवी वर्मा का संस्मरण या रेखा चित्र निम्नलिखित में से नहीं है। तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने तो इसी को पढ़कर यूजीसी नेट भी निकाल लिया। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। बाकी तीनों जो ग्रंथ हैं या फिर तीनों रचनाएं हैं वो महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखा चित्रों में शामिल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु युग के एक ओर मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी तो दूसरी ओर आम जनता में एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण तैयार करना था। यह कथन किसका है? बहुत बड़ी बात कही जा रही है। अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तो इसका जवाब आप रामचंद्र शुक्ल नहीं देंगे, मैं सही जवाब आप सभी को बताऊंगा। तमाम विद्यार्थी हो सकता है कि शुक्ल जी लगा लिए होंगे। ध्यान रखना है कि भारतेंदु युग को लेकर एक बहुत बड़े आलोचक ने काम किया है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, रामविलास शर्मा। ऑप्शन में दिया गया था बच्चन सिंह, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही जवाब हो गया, रामविलास शर्मा ने भारतेंदु पर पुस्तक लिखी है, हिंदी भाषा और भारतेंदु युग। बहुत अच्छी किताब है, आप लोगों को जब समय मिले, क्योंकि हम सब अपने दैनिक जीवन में वन लाइनर किताबों को, प्रैक्टिस सेट को, यही सब एग्जाम इत्यादि पास करने की दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, जो कि एक पॉइंट पर सही भी है। लेकिन जब समय मिले, आप अपने जीवन में स्थिर रहें तो आलोचनात्मक किताबों को जरूर पढ़ें। रामविलास शर्मा ने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी हुई हैं। इन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने, आप देखेंगे प्रेमचंद पर किताब लिखी, प्रेमचंद और उनका युग, दो किताबें इन्होंने लिखी। ठीक है, फिर दूसरी किताब इन्होंने निराला पर लिखी, निराला की साहित्य साधना आपको ध्यान में आ गया होगा। तीसरी किताब इन्होंने भारतेंदु पर लिखी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी पर किताब लिखी। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने किताब नई कविता पर लिखी हुई है, नई कविता पर भी किताब लिखी। साथ में तुलसीदास इत्यादि पर भी इन्होंने काफी काम किया। तो रामविलास शर्मा के कथनों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, यहां पर बताया जा रहा है कि भारतेंदु युग जब शुरू हो रहा था तो एक और मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी, यानी कि उसके तरफ क्या थी? रीतिकाल। आपको याद आ गया होगा कि रीतिकाल से ही के बाद तो भारतेंदु युग की शुरुआत होती है, और साथ में आप देखेंगे गद्य और पद्य दोनों में थोड़ा थोड़ा लिखा जाना शुरू हो गया। और दूसरी ओर क्या था?
आम जनता में एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण। मतलब भारतीय हिंदी युग के बाद आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति हुई, तमाम सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक सुधार शुरू हो गए, भाषा को लेकर भी विवाद चल रहे थे। इसीलिए भारतीय हिंदी को कहना पड़ा कि सन 1873 ईस्वी में हिंदी नए चाल में ढली। प्रिय विद्यार्थियों, हो सकता है कि तमाम विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि सर आप अगले क्वेश्चन पर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा समय जा रहा है। समय को कौन बांध कर रखा हुआ है? कोई नहीं बांध पाया है। इसलिए चीजों को क्लियरिटी यहां पर स्पष्ट कीजिए, यही आपके इस चैनल से जुड़ने की सार्थकता है। तो आप चीजों को समझ गए। ये बात किसने कही थी? रामविलास शर्मा ने। कई बार विद्यार्थी बिना रिस्क लिए बोलेंगे कि शुक्ल जी होंगे, मैं शुक्ल जी को लगाऊंगा भाई, नहीं तो मेरा गलत हो जाएगा, और गलत हो ही जाएगा। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, व्याकरण का स्फोटवाद किस सिद्धांत के मूल में माना जाता है? औचित्य सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत। व्याकरण का स्फोटवाद आपने पढ़ा होगा, स्फोटवाद। स्फोट जब होता है, विस्फोट जब होता है, तो उसमें से क्या निकल? ध्वनि। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, और इनकी रचना क्या रही है, समय क्या रहा है, पूरा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बुरे काम का बुरा फल अर्थ को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति है। यानी कोई बुरा काम कर रहा है, उसका बुरा फल निकले। आजकल फल भी बड़ा अलग किस्म का होने लगा है। जो जितना बुरा काम कर रहा है, उतना ही अच्छा फल उसको मिल रहा है। आप अपने आसपास में देखेंगे, कई बार तो जीवन में लोग परेशान होने लगते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, बुरे काम का बुरा फल। लेकिन व्याकरण हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें सैद्धांतिक रूप से उसको समझना है। अटका बनिया दे उधार, आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, आधा तीतर आधा बटेर, एक अनार 100 बीमार। तो आप देख रहे हैं कि ये चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं सभी लोकोक्ति से जुड़े हुए। लेकिन बुरे काम का बुरा फल मतलब आग खाएगा तो अंगार उगलेगा। मतलब आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, मतलब बुरा काम करेगा तो बुरा फल मिलेगा, भले उसमें क्या हो, लेट हो, देर हो, लेकिन मिलना तय है। यही कहकर बहुत लोग अपनी जिंदगी को पूरा भी कर लेते हैं, और एक ऊपर वाले की हिम्मत से कि आज नहीं तो कल उसका परिणाम मिलेगा। इस चीज को सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि आपको एक रचना ध्यान में रखनी चाहिए, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा में निराला यानी जो राम है वो भी परेशान है। वो कह रहे हैं कि अन्याय जिधर है शक्ति है उधर, अन्याय है जिधर उधर शक्ति। बहुत बड़ी बात है, पहले से ये सारी चीजें चलती रही। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन दूसरा। और एक लोग बोलते हैं कि बोओगे बबूल तो कहां से काटोगे आम, या फिर कोई अच्छी चीज। ये भी आप सुनते होंगे कई बार। अगला प्रश्न है, विधा, रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। संस्मरणात्मक रेखाचित्र हम हशमत कृष्णा सोबती, रिपोर्टाज रेखाएं और चित्र धर्मवीर भारती, आत्मकथा नीलयक्षिणी देवेंद्र सत्यार्थी, जीवनी आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो असंगत है, यानी कि गलत है। तो आप देख रहे हैं कि हम हशमत कृष्णा सोबती की रचना है, नीलयक्षिणी देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है, आवारा मसीहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में, हर एग्जाम में 10 एग्जाम का अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो उसमें से कम 8 एग्जाम में ये आता ही आता है, चाहे विधा के रूप में आ जाए, चाहे किसकी जीवनी है, या फिर इसके जीवनीकार कौन है, सवाल पूछा जाता है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन दूसरा है, रिपोर्टाज रेखाएं और चित्र धर्मवीर भारती का यहाँ पर दिया गया है, जो कि असंगत है। आप सभी के लिए होमवर्क है कि रेखाएं और चित्र किसकी रचना है। ठीक है, इसको आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। तमाम विद्यार्थी जो कमेंट करके बताते हैं मैं उनको शाबाशी जरूर दूंगा, क्योंकि इतना तो मैं कर सकता हूं। कई विद्यार्थी अलग अलग समय में दिए गए होमवर्कों को बढ़िया से ऐसे टाइप करके लिख देते हैं। लिखेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठेगा। जो आप बोलते हैं कि सर मेरा 10 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, 12 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, अब वो लिखेंगे तभी याद होगा। उसको थोड़ा सा चिंतन मनन करना पड़ेगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में छंद का लक्षण सही नहीं है? रोला मात्रिक अर्धसम छंद है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उलाला छंद के विषम चरण में 15 एवं सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका छंद के अंत में लघु गुरु आता है। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जब भी छंदों की बात की जा रही है तो रोला, चौपाई, उल्लाला, हरिगीतिका, गीतिका, दोहा, सोरठा ये सब कहीं न कहीं से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको एग्जाम से पहले इन पर थोड़ा सा फोकस करके जाना है कि जो भी पेपर सेट करने वाले हैं वो दोहा सोरठा को तो ध्यान में रखते हैं, चौपाई को ध्यान में रखते हैं, लेकिन कई बार रोला इत्यादि को। अब ये देख रहे हैं प्रश्न एक है लेकिन इसमें कम से कम 4 क्वेश्चन छिपे हुए। रोला अर्धसम छंद नहीं है बल्कि सममात्रिक छंद है, ठीक है। और इसमें आप जानते हैं कि 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। रोला आधारित कई रचनाएं, जैसे कि नंददास की एक रचना है, आप लोग जानते होंगे, आपको याद हो गया होगा, हमने सैकड़ों बार आप सभी को बताया हुआ है। चौपाई प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है तो सही है। उलाला 15-13 मात्राएं। हरिगीतिका के अंत में लघु गुरु आता है। हरिगीतिका में कितने वर्ण है ये सब भी आपके दिमाग में होगा। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन पहला। रोला मात्रिक अर्धसम छंद नहीं है बल्कि सममात्रिक छंद है, ठीक है। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है, पहला इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, डायरी लेखन की विशेषताओं के संबंध में असंगत है। डायरी लेखन में विविध लेखन विधियों का स्पर्श रहता है। डायरीकार साहित्यिक संभावना के प्रति उदासीन रहता है। डायरी लेखन में व्यक्ति सापेक्षता अधिक रहती है। डायरी लेखन डायरीकार की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है। तो देखिए, हमने मेंस की तैयारी कराते समय कुछ प्रमुख विधाएं जो थी उनमें सूक्ष्म जो अंतर है उसको लिखवाया है। आप लोग अगर उसको मेंस न मानते हुए प्री का भी ध्यान रखे होंगे तो जरूर पढ़े होंगे। जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं तो एक बार जाकर देखेंगे। डायरी लेखन की तमाम विशेषताओं के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है और पूछा जा रहा है कि असंगत कौन सा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, डायरीकार साहित्यिक संभावना के प्रति उदासीन रहता है। यह बात बिल्कुल गलत है। कई लोगों की डायरियां फेमस रही, जैसे प्रवासी की डायरी, ठीक है। अभी तो एक बड़ी चर्चित रचना थी प्रोफेसर की डायरी, ठीक है। उसको आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो बाद में भी पढ़ लीजिएगा। एक रचना है एक साहित्यिक की डायरी, ये तो यूजीसी नेट इत्यादि के पाठ्यक्रम में भी है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, जो डायरी होती है वो साहित्यिक संभावना के प्रति उदासीन होती है ऐसी बात नहीं है, वो साहित्यिक रचनाएं भी। और उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे, मुझे अपने विद्यार्थियों पर काफी गर्व है कि वो लिखते बहुत अच्छा है। वो पाठक, श्रोता, विद्यार्थी, परीक्षार्थी सब हैं, बहुत अच्छे हैं। डायरी भी लिखते होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी डायरी जरूर लिखते होंगे। और कहा जाता है कि डायरी जीते जी उसको ओपन नहीं किया जाता है, खोला नहीं जाता है, मरने के बाद ही लोग देखते हैं कि ये प्रतिदिन क्या क्या लिखता था। बाकी आप देख रहे हैं कि डायरी लेखन में व्यक्ति सापेक्षता अधिक रहती है। डायरी लेखन डायरीकार की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है, पूरे उसके जीवन को बता देती है कि वो व्यक्ति कैसा था, कैसे सोचता था, उसके दिमाग में क्या चलता था, ये सारी चीजें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं। तो कोई ऐसा विकल्प दिया गया है जिसमें सभी शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है, कोई दूसरे का भी है। शैलजा, गिरजा, अर्कजा, अनल, पावक, कृषाणु, अभ्र, शून्य, व्योम, अरुण, मार्तंड, मिहिर। तो कौन सा ऐसा है जो कि परस्पर पर्यायवाची वाला ग्रुप नहीं है? तो आप अपना दिमाग दौड़ा रहे होंगे, और जैसे मैंने नाम लिया इन सबका, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी क्लास का अटेंडेंस ले रहा था। शैलजा, गिरिजा, अर्कजा, अनल, पावक, कृषाणु, अभ्र, शून्य, व्योम, अरुण, मार्तंड, मिहिर। एक तो जाना माना शब्द आपका मार्तंड आपके पत्र से रिलेटेड है। उदंत मार्तंड मतलब उगता हुआ सूरज, जैसा कि आप लोग हैं, आप लोग उगते हुए सूरज हैं। स्पेस मैंने दिया था, समय दिया था आप सभी को कि दिमाग दौड़ाइए। बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन पहला, शैलजा, गिरिजा, अर्कजा। शैलजा और गिरिजा दोनों का मतलब तो है पर्वत की पुत्री। पर्वत की पुत्री कौन थी? पार्वती से इसको लगाया जा सकता है।
अर्कजा मतलब सूर्य की पुत्री, अर्क मतलब सूर्य, ठीक है, उसी से बना हुआ है अर्कजा, ठीक है। जैसे आजकल तो अंग्रेजी में बहुत सारे विवाह के जो आमंत्रण पत्र होते हैं छपते हैं, पहले ऐसे लिखा रहता था। बचपन में मैं पढ़ता था आत्मजा, तो समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या है, आत्मज, ठीक है। एक लिखा रहता था चिरंजीवी, तो ये समझ में नहीं आता था कि ये क्यों लिखा गया है, ठीक है। आत्मजा, आत्मज, अब समझ में आ गया है, आप लोगों को भी समझ में आया होगा। इसलिए कार्ड इत्यादि मिले, कोई भी चीज मिले, तो एक नजर उसको बहुत ही गंभीरता से देखिए। तो समझ गए। बाकी का जैसे कि अनल, पावक, कृषाणु एक ही पर्यायवाची हैं आग के, ठीक है। ये आसमान का, ये सूर्य का हो गया, ठीक। अगला प्रश्न है, इनमें से नागार्जुन की रचना नहीं है। हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, जमुन जल तुम, नागार्जुन की कौन सी रचना नहीं, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, जमुन जल तुम भी। ये किसने लिखा है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है जमुन जल तुम भी। केदारनाथ अग्रवाल को आप जानते हैं कि वो प्रकृति चित्रण के लिए भी जाने जाते थे और प्रगतिशील कवि थे, ठीक है। और नागार्जुन भी उन्हीं के ग्रुप में थे। तो ये रचना नागार्जुन की नहीं है, बाकी जितनी भी रचना है सब नागार्जुन की रचना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट काफी अच्छा लग रहा होगा। चूंकि हमारी कोशिश होती है कि हम केवल यूट्यूबी रूप में न रहें, बल्कि जो पारंपरिक रूप से क्लास की फीलिंग होती है वो आपके दिमाग में रहे। अगला जो प्रश्न है, रीतिकाल की विशिष्टता की ओर संकेत करता निम्नलिखित पद्य किस कवि का है? आगे के सुकवि रिझिए तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो। ये किस कवि की रचना है? पद है मतलब सेनापति, देव, मतिराम, भिखारी दास। आपका दिमाग एकदम से कई गुना तेज दौड़ना शुरू हो चुका होगा। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, भिखारी दास, ठीक है। भिखारी दास की ये पंक्तियां हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि भिखारी दास ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको आचार्य की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है, आचार्य की श्रेणी में रखते हैं भिखारी दास को। अगला प्रश्न है, इस विकल्प में हार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। हार प्रत्यय दिया है, होनहार, मरणहार, ठीक है, जाननहार, लुहार। इसको आप भरणहार भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर यही शब्द मिला था। तो हार प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब जो शब्द के अंत में जाकर लगे वो प्रत्यय कहलाता है। इसका भाई उपसर्ग है, आप लोगों को अच्छे से पता है, बहन भी मान सकते हैं, ठीक है, भाई बहन है लोग। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, लुहार, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो शब्द है हार से नहीं बना हुआ है, प्रत्यय से, वो है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि रस और उसके स्थायी भाव की दृष्टि से असंगत विकल्प है। वीर उत्साह, रौद्र क्रोध, अद्भुत विस्मय, विभत्स शोक। तो कौन सा असंगत विकल्प है? सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। विभत्स का जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा, ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और शोक किसका है? करुण का। और एक आप ध्यान रखिए, कई बार सवाल पूछा जाता है, शांत का निर्वेद। बाकी को तो आप पकड़ लेंगे। श्रृंगार का, श्रृंगार का आपको ध्यान में रखना है रति, बाकियों को पकड़ लेंगे। तो इस 29 नंबर प्रश्न के बहाने हमने पूरे रस और उसके स्थायी भाव की तरफ आपका ध्यान एक बार पहुंचा दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रंथ एवं लेखक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं? हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। तो आप लोगों ने पूरा कहीं न कहीं पढ़ा होगा इसको कि हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। कितने खंडों में? कई एग्जाम में सब सवाल पूछा गया, पीवाईक्यू में आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि ये कितने खंडों में। हिंदी साहित्य का आदि काल आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी भाषा और साहित्य का एक इतिहास है, उनका अलग ढंग का है, भाषा उसमें जुड़ा हुआ है। और रीति काव्य की भूमिका है डॉक्टर नगेंद्र।
तो ध्यान में आप रख लिए होंगे, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। यह कथन इनमें से किसका है? और हम बार बार आप सभी से कहते हैं, देखिए हम भी कई बार हम का प्रयोग सही नहीं करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि समूह में रहे। अब मैं करने पर लोग थोड़ा सा निगेटिव मानते हैं, इसलिए हम मतलब आप सभी को इसमें इंक्लूड करता हूं। हम सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं और इनके बिना कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई। कई बार ऐसा लगता है कि अब दक्षिण की जब भी बात हो रही है तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के कई विचारों का, मतों का खंडन किया है और नई स्थापना दी है। चुनौती अगर पहली बार किसी ने शुक्ल जी को दी तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए हमने मेंस के क्लास में शुक्ल जी की जो आलोचनात्मक दृष्टि है उसको लेकर चर्चा की है और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचनात्मक दृष्टि है उसको लेकर भी चर्चा की है। अगर आपका मन बोर हो जाए पढ़ते पढ़ते, प्रैक्टिस सेट लगाते लगाते, तो इन वीडियोज को जरूर जाकर देखिए। आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? सही विलोम शब्द नहीं है। कर्मठ, कृपण, उद्धत, विनीत, आर्द्र, शुष्क, आद्य, अंत्य। तो सही विलोम शब्द नहीं है, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन यहाँ पर कर्मठ का कृपण बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पर अलग ढंग का होना चाहिए। ठीक है, कर्मठ कृपण दोनों शब्दों में कोई असमानता ही नहीं। उद्धत का विनीत, आर्द्र शुष्क, आद्य का अंत्य, तो ये तीनों तो विलोम शब्द एक दूसरे के हैं, लेकिन कर्मठ और कृपण दोनों का अलग अलग है। ठीक है, सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन पहला हो गया। निम्नलिखित में से शब्द युग्म के अर्थ भेद की दृष्टि से असंगत विकल्प है। प्रदीप प्रतीप, दीपक उल्टा, मेघ मेध, बादल यज्ञ, उपल उत्पल, कमल पत्थर, वर्ण व्रण, रंग घाव। इसको हम बोल सकते हैं सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। आपके सिलेबस में लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि हम किस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार में ही पूरा दिमाग झकझोर देने वाला या फिर माथा पच्ची करने वाला। आपने बातों में पूरा अर्थ निकालना शुरू कर दिया होगा कि हमने प्रदीप मतलब दीपक पढ़ा था, प्रतीप मतलब उल्टा, एक प्रतीप अलंकार भी है और उसको कहा जाता है किसका उल्टा है, आपको याद आ गया। तो ये विकल्प तो सही हो गया, असंगत ये नहीं है। मेघ मतलब बादल, ये भी सही है। और मेध मतलब आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, आपने सुना होगा अश्वमेध। आज इस शब्द का अर्थ आप जोड़ लिए होंगे कि ये तो यज्ञ से संबंधित है। ये भी क्या हो गया? सही हो गया। उपल, उपल का मतलब होता है पत्थर और उत्पल का मतलब होता है कमल। ये दोनों क्या है? असंगत। प्रश्न के मुताबिक सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा। और वर्ण का मतलब रंग और वर्ण का मतलब घाव। तो कुछ नए ऐसे शब्द होंगे जो कि आप पहली बार यहां पर देख रहे होंगे, उनको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, विलपत लखन दिए सब रानी। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, उपमा। तो इसमें कौन सा अलंकार है हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, उपमा अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भगत सुतीय कल करण विभूषण, भगत सुतीय कल करण विभूषण बालकांड की इस पंक्ति के अनुसार भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण के समान कौन है? ऑप्शन दिया गया राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण और सीता, राम और सीता, तुलसीदास काकभूषुंडी। तो भगत सुतीय कल करण विभूषण बालकांड के आधार पर, बालकांड में
तो ये सीता तो रहेंगी ही नहीं, पहले ही ये खत्म हो गया। ठीक, सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन पहला, राम और लक्ष्मण के लिए ये बात कही गई। ठीक है, बालकांड में पूरा आप देखेंगे कि जिस तरीके से सूरदास ने बाल वर्णन किया है, तुलसीदास ने काफी उसको कॉपी करने की कोशिश की। वो भी चाहते थे कि सूर की तरह ही बाल वर्णन करें, ठीक है, फिर भी उनको नहीं पा पाए। अगला प्रश्न है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई? आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावत, कहरनामा। तो इसका जो सही जवाब है आप सभी के दिमाग में आना शुरू हो चुका होगा। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अखरावत। आप देखिए, मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता है तो इससे आप लगा सकते हैं। अक्षर को हम आखर भी बोलते हैं। अक्षर को क्या बोलते हैं? आखर। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन राम भक्त कवियों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय जाता है। रामानंद जी की भक्ति पद्धति का प्रभाव राम भक्ति परंपरा पर प्रत्यक्ष लक्षित होता है। तुलसीदास की एक रचना ध्यान मंजरी के नाम से भी मिलती है। ईश्वर दास की राम कथा से संबद्ध रचना का नाम भरत मिलाप है। तो कौन सा कथन इसमें गलत है, हमें ध्यान रखना है। जैसे आप एग्जाम में जा रहे हैं तो प्रश्न पढ़िए और विकल्पों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से प्रश्न की तरफ जाइए, तब सही उत्तर दे पाएंगे। जैसे बहुत लोगों को गलत हो जा रहा है, तो हो सकता है इससे थोड़ा सुधार आए। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। तुलसीदास की एक रचना ध्यान मंजरी नाम से नहीं पाई जाती है, बल्कि इसके रचनाकार कौन है? अग्रदास है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उपरोक्त पंक्तियां किस छंद की? हरि गीतिका, उल्लाला, रोला गीतिका। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि कौन सा छंद है, तो छंद के लिए आपको गिनना पड़ेगा। पूरा पूरा गिनेंगे तो 28 मात्राएं आएंगी। सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन पहला, हरि गीतिका। सही जवाब है ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के विषय में इतिहासकारों के निम्नलिखित मतों में कौन सा मत असंगत है? तो स्पेशली एक रचना के बारे में यहाँ पर बताया गया और उस रचना को लेकर इतिहासकारों के क्या विचार रहे, क्या मत रहे, उसमें से असंगत कौन है, गलत कौन है, हमें बताना है। कहा गया कि मुनि जिन विजय तथा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ मानते हैं। कर्नल टॉड पृथ्वीराज रासो के नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित संस्करण को प्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर मूलर पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रमाणिक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, जिसका मूल रूप अभी उपलब्ध नहीं, यानी कि ये भी इसको अर्ध प्रमाणिक के दर्जे में रखते हैं। तो कौन से मत इसमें कौन सा मत था जो असंगत है? सही जवाब है ऑप्शन पहला। जाली ग्रंथ कौन मानता है? जाली ग्रंथ एक ही व्यक्ति मानता है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मुनि जिन विजय सुनीति कुमार चटर्जी ने इसको अर्ध प्रमाणिक रूप में माना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? इंद्र देवराज, इंदु चंद्रमा, उर हृदय, उरु विशाल, ग्रंथ पुस्तक, ग्रंथी सिख धर्म का पुरोहित, अपत्य संतान, अपथ्य स्वास्थ्य नाशक। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि भिन्नार्थक शब्दों के युग में सही नहीं? तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन तीसरा जो है इसका सही जवाब होगा ग्रंथी। ग्रंथ मतलब पुस्तक होता है, ग्रंथ मतलब पुस्तक, और यहाँ पर ग्रंथी शब्द दिया हुआ है सिख धर्म का पुरोहित। ये जो युग्म है ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। बाकी का आप देख रहे हैं कि पूरा सही है। तो जितना भी अर्थ आपको आ रहा है वो तो ठीक है, जो नया है उसको जरूर नोट कर लीजिए। जैसे ग्रंथी शब्द है, आपने विज्ञान में जैसे मनोग्रंथी, जिसको कि ग्लैंड बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, ग्लैंड वो है। अगला प्रश्न है, रंग में भंग होना मुहावरे का अर्थ है? हतप्रभ होना, शोभा की वृद्धि होना, रंग खराब होना,
आनंद में विघ्न पड़ना। ठीक है, आनंद में विघ्न पड़ना। तो रंग में भंग होना मुहावरा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कि आनंद में विघ्न पड़ना। ठीक है, 41 का 4 हो गया। अक्सर ये व्यवहारिक जीवन में आ ही जाता है। आप खुश हैं, पता चला कि कुछ गड़बड़ हो गया, रंग में भंग होना। अगला प्रश्न है, किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है? निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य। सबसे पहले आपको इन चारों आचार्यों के मतों को ध्यान में रखना है, उनके दार्शनिक जो सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे निम्बार्काचार्य आपने पढ़ा होगा, आप लिखा कीजिए ऐसे, द्वैतवाद। रामानुजाचार्य का आप जानते हैं विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद और बल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन तीसरा। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन, नाभादास, रामचंद्र शुक्ल, स्मिथ। तो बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक तुलसीदास को किसने माना है? सही जवाब है इसका ऑप्शन पहला, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक माना है, और ये वही जॉर्ज ग्रियर्सन है जिन्होंने काल विभाजन किया है और 11 अध्यायों में बांटा हुआ है। आप देखेंगे उसके टॉपिक को भी आपको ध्यान में रखना है। समता लह शीतल भया, मिटी मोह की ताप, नित्यवासर सुख निधि लह, अंतर प्रकट्या आप। प्रस्तुत छंद में रस है, श्रृंगार, शांत, अद्भुत, करुण। तो इसमें कौन सा रस है हमें बताना है। समता शब्द आ गया है, ठीक है, तो ये मानकर चलिए। सुख शब्द आ गया है, अंतर्मन को आप ठीक से समझ गए हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा, शांत रस। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। शीतल का भी यहां पर है। ऐसे शब्दों का अर्थ मिलाते हुए आप सही रस को पहचान सकते हैं। रीतिकालीन कवि देव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम कवि देव की रचना है। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम कवि देव की रचना है, बिल्कुल सही है। देव अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे, ये भी बात सही है। कम से कम 7-8 लोगों के दरबार में ये थी। देव की रचनाओं की सामग्री थोड़े हेर फेर के साथ लगभग सभी रचनाओं में समान है, वही है भाव विलास, भवानी विलास और भी बहुत सारे विलास। कवि देव ने व्यंजना को उत्तम काव्य माना है। हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, व्यंजना को नहीं माना है बल्कि अभिधा को माना है। और अगर आप यूपीएलटी की तैयारी कर रहे हैं, पीवाईक्यू में आप देखेंगे, यूपीएलटी जब मैं कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम को भी शामिल कर सकते हैं। अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणालीन, ये सब जो पंक्तियां हैं कई बार पूछी जा चुकी हैं कि किसकी हैं? देव की। तो देव ने अभिधा को उत्तम काव्य माना। पूरी दुनिया मान रही थी कि व्यंजना जो व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखा जाएगा वो उत्तम काव्य है, लेकिन देव उल्टा ही मान रहे। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, पोस्टर महेंद्र भल्ला, अंधी गली उपेंद्रनाथ अष्ट, रक्तबीज शंकर शेष। तो असंगत विकल्प कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पोस्टर महेंद्र भल्ला का नहीं बल्कि शंकर शेष का ये नाटक है। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं कि सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग बिल्कुल सही है, अंधी गली, रक्तबीज ये सब सही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। निम्नलिखित में से संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है। मही धन इंद्र महेंद्र, इति धन आदि इत्यादि, उपरि धन उक्त उपर्युक्त, रवि धन इंद्र रविंद्र। तो संधि हमें बताना है कि कौन सा नहीं है, इसमें सही शब्द नहीं है, तो आप बार बार देखेंगे। तो यहां पर महेंद्र, जो महेंद्र यहां पर होना चाहिए, जो इसमें इस तरीके से होना चाहिए, ये गलत हो गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला,
इति धनादि इत्यादि हो गया। ठीक है, अब वैसे आप देखते हैं महाधन इंद्र इस तरीके से होता है तो महेंद्र हो जाता है, लेकिन यहाँ मही धन इंद्र। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही नहीं है। और बाकी को आप आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये सब कभी भी घूमते फिरते आ सकते हैं। देवनागरी लिपि के अनुसार निम्नलिखित में से आगत लिपि चिन्ह युक्त शब्द कौन सा है? विसर्ग, गद्यांश, डॉक्टर, क्षत्रप। तो देवनागरी लिपि में आगत लिपि यानी जो विदेशी ध्वनियां हैं कुछ, उनसे कुछ चिन्ह लिए गए हैं, तो कौन है? देखते ही देखते आपने बता दिया, ऑप्शन तीसरा डॉक्टर। अगला प्रश्न है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। उपरोक्त पंक्तियों में छंद है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया दोहा, हरि गीतिका, चौपाई, रोला। तो आमतौर पर बहुत सारे लोग भक्त होंगे और प्रायः मंगलवार और शनिवार के दिन आज इस पंक्ति का प्रयोग करते होंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, दोहा। भामह द्वारा माने गए काव्य के प्रयोजनों में से कीर्ति तथा अर्थ का संबंध किससे है? सामाजिक से, पाठक से, कवि से, आचार्य से। तो कीर्ति और अर्थ का जो प्रयोजन है भामा द्वारा जो भी दिया गया है, कीर्ति करोति साधु काव्य निबंधनम, तो किससे है? वो है ऑप्शन तीसरा, कवि से। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। शिरीष के फूल निबंध के अनुसार किस आधुनिक हिंदी कवि में कालिदास जैसी अनासक्ति पाई जाती है? तो पहले ध्यान में रखना है, शिरीष के फूल किसका निबंध है, आपके दिमाग में आ ही गया होगा ये सब। तो कहा गया कि आधुनिक हिंदी कवि में कालिदास जैसी अनासक्ति पाई जाती है, वो कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? सही जवाब इसका ऑप्शन पहला, सुमित्रानंदन पंत। जिस तरीके से इन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है उसी हिसाब से तुलना की गई। सहस्तेन खादति में कौन सा कारक है? संस्कृत के कुछ प्रश्न आ गए यहाँ पर। सहस्तेन खादति, वह हाथ से खाता है। कर्ता, संबंध, कर्म, करण। तो से यहाँ पर आया हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, करण। अगर इसी में आपादान होता तो थोड़ा सा ये विकल्प और कठिन हो जाता। ठीक है, लेकिन कई बार एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे तमाम विद्यार्थी डरते हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा। अच्छा होगा अगर आप अच्छे से किए होंगे तो जरूर अच्छा होगा। अगर कोताही बरते होंगे, जिस हिसाब से मेहनत करेंगे वैसे, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन अब वो हड़बड़ा जा रहे हैं या फिर घबरा रहे हैं बहुत, या घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप अगर मेहनत किए हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की तरह ही लीजिए, लेकिन एग्जाम में अलर्ट होके जो भी हमने सावधानियां आप सभी को बताई हैं कि प्रश्न को अच्छे से देखना है, नहीं गलत असत्य इन सबको हाईलाइट करना है, आराम से पहले इजी प्रश्नों को हल कर लेना है, इसके बाद कठिन प्रश्नों पर देखना है। इसमें माइनस मार्किंग भी तो है, ये सब भी फॉलो करना है। ठीक है, गलती का तो संबंध है ही, ऐसा नहीं है कि हम जब एग्जाम में जाते थे तो गलतियां नहीं होती, बहुत होती थी। कई बार एकदम सिली मिस्टेक होते थे, लगता था कि ये तो गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे ही सबके साथ है। जो लोग हजारों रुपए देकर कोर्स खरीदे हैं, पेड कोर्स खरीदे हैं, उनके सामने भी ये समस्या है। और जो लोग अपने से पढ़ रहे हैं और कुछ मार्गदर्शन के आधार पर तैयारी कर ले रहे हैं, उनके साथ भी समस्या है। लेकिन जब आप अपने से उस चीज को अनुभूत करेंगे तो ज्यादा अलर्ट रहेंगे। बाद में पता चलेगा आपको कि आप तो कोचिंग के टेस्ट में खूब टॉप करते थे, तो आपके ऊपर वो मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा कि जब हमारा हाईएस्ट नंबर आता था तो हमारे आगे पीछे लोग घूमते थे कि इस बार तो तुम्हारा हो जाएगा, ये तो प्रश्न देखते मुझे पसीना आ रहा है, अब मैं क्या करूं। तो उसमें जहां नहीं पढ़ना रहेगा वहां हाँ पढ़ेंगे, जहां हाँ पढ़ना रहेगा वहां ना पढ़ेंगे और गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आपके गलत हो रहे हैं तो मानकर चलिए कि आप सफलता की तरफ जा रहे हैं। कम गलत हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम से गलत हो गया, लेकिन अगर आप खूब टॉप कर रहे हैं तो मुश्किल है। हमने एक से एक टॉपरों को देखा है अर्श से फर्श से आने में। ठीक है, लेकिन अगर आप मीडियम में अपनी तैयारी के अनुसार 60 क्वेश्चन में
आप 50 तक चले जा रहे हैं, 45 तक चले जा रहे हैं, तो नहीं घबराना है। अभ्यास में टॉप करके क्या करेंगे? आपको टॉप करना है तो एग्जाम में टॉप करना है, उसके लिए एक अलग रणनीति होती है। उसमें जो भी आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव है, तमाम आपका ध्यान बार बार परिणाम के ऊपर जा रहा है, परिवार के ऊपर जा रहा है, आर्थिक स्थिति जाता है, क्योंकि परीक्षाएं नियमित नहीं होती हैं तो जाता है, लेकिन फिर भी आपको कंट्रोल करके रखना है। एक छोटी सी आपको घटना अभी बताऊंगा मैं। आ, हम अभी चुनाव ड्यूटी में गए हुए थे, ठीक है, तो वहां पर हमने देखा कि एक भूजा वाला अपना दुकान लगाया हुआ था। कई लोग हाथ लगाए हुए थे कि भैया मुझे दे दीजिए, भैया मुझे। वो व्यक्ति एकदम कूल था, शांत था। ये जो जिसको देना चाह रहा था उसी को दे रहा था, हाथ इधर पूरा लगे हुए थे। मैं उस व्यक्ति को देख रहा था, मांगने वालों में मैं भी शामिल था, क्योंकि भूख लगी थी तो मैं भी था। लेकिन मैं देखा ये तो महेंद्र सिंह धोनी का भी बाप निकल गया, एकदम शांत था। आपको भी परीक्षा में प्रश्न पत्र को देखते एकदम शांत रहना है। आपको देखना है कि आपने इतने दिनों तक तैयारी की, तो पेपर का लेवल आप समझ जाएं कि कठिन है कि आसान है। आसान रहेगा तो आप धड़ल्ले से करते जाएंगे। कई बार आसान पिच पर भी लोग अच्छे रन नहीं बना पाते, इसलिए परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना। ठीक है, आप लोग घबराइए मत, आराम से पढ़ते रहिए, सफल हो जाएंगे। मैं दिल से दुआ करता हूँ, या फिर जिस पे मैं विश्वास करता हूँ उस असीम सत्ता के ऊपर, कि हमारे विद्यार्थी जितने जुड़े हुए हैं, ये वीणा वादनी आपको सफल करे। अगला जो प्रश्न है, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो आपने पूरा राम का रूप याद कर लिया होगा। कोई रूप याद हो न हो, राम का रूप तो याद करना पड़ेगा। और रूप कैसे याद होंगे? आप दिन भर पढ़ाई लिखाई करने के बाद रात में अपने को अकेले में 2 घंटे का वक्त दीजिए। आज लग रहा है मैं कुछ ज्यादा प्रवचन आपको दे रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे परीक्षाएं नजदीक आती हैं, शिक्षक के दिमाग में भी बहुत सारी बातें आती हैं कि अपने विद्यार्थियों को क्या बता दें कि कोई चीज ऐसा न लगे कि मिस हो गई है, नहीं बता पाया। क्योंकि हम आपको उन्मुक्त तरीके से पढ़ाते हैं, आपको अपना मानते हैं। तो 2 घंटे अपने को दीजिए। सोइए खाना वाना खा के, फिर रूप को याद करिए। राम रामो रामा रामम रामेण, इस तरीके से याद कीजिए पूरा। ठीक है, जो भी रूप आपको कंफ्यूज हो रहा है उसको एक बार चेक कर लीजिए। 1 सप्ताह ऐसा करेंगे, आप देखेंगे आपको पूरा रूप परीक्षा तक याद हो गया। और सही बात तो परीक्षा तक ही याद करना है। बातों ही बातों में आपने सही जवाब यहाँ पर दे दिया। रामेण जो शब्द है, ये क्या है? तृतीया शब्द। ठीक है, रामेण शब्द रूप है। अगला प्रश्न है, मालविकाग्निमित्र नाटक के लेखक का नाम बताइए। कालिदास, भवभूति, भास, भारवी। तो इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ लिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन पहला, कालिदास। अब मान लीजिए ऐसे प्रश्नों को हल करते समय क्या करना है? गोला ही तो सही से रंगना है। पता चला कि आप रंग रहे हैं कालिदास और रंगा रहा है भारवी, तो फिर तो आपको कोई माफ भी नहीं करेगा, आप खुद से नहीं माफ करेंगे। अगला प्रश्न है, सरिते शब्द रूप में कौन कौन सी विभक्ति? सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है आपको बताना है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, चतुर्थी। तो आप राम का रूप याद कर लीजिए, फिर सरिते का, सरिता मतलब नदी का यहाँ पर है, ठीक है, उसका रूप याद कर लीजिए। जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? जगतः, बल्कि इसको पढ़ेंगे, विसर्ग को भी पढ़ना है। जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सभी सही है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, एक वचन। जैसे जगतः, जगतः, इस तरह के शब्द चलता है। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? तिष्ठत मतलब बैठने से है यहाँ पर, ठीक है। तिष्ठति धातु रूप, ये रूप काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर एग्जाम के पहले एक बार देखेंगे। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? ऑप्शन दिया गया लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग। सही जवाब है ऑप्शन ए, लट लकार। अपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? लंग लकार, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार। आप देख रहे हैं हर एग्जाम में लकारों से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत जगह पर आप देख लेते हैं कि जिसके पहले अ लग जाता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? लंग लकार, भूतकाल में चला जाता है। अगला प्रश्न है, सहयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है?
जहां पर स हो, युक्त हो, जुड़ा हो, उसमें कौन सा कारक होता है? कर्ता, कर्म, करण, अपादान। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, करण। यानी जो तृतीय रूप चलता है, सयुक्ते प्रदाने करण। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। रामः गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। राम घर जाता है, राम घर से आता है, राम घर पर आता है, राम घर को जाता है। तो दो जाता जाता लगा दिया और दो आता आता लगा दिया। आपको बताना है कि रामः गृहम गच्छति, राम घर जाता है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन पहला हो गया, राम घर जाता है। अब जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न में आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो किसी को लगेगा कि राम घर को जाता है, ये ज्यादा सही, क्योंकि आजकल हम उल्टा पुल्टा ही बोलते हैं। वह लाइब्रेरी को जाता है, ठीक है, आजकल लोग लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वह लाइब्रेरी जाता है। आजकल ना ज्यादा कुछ गलत ही हम लोग बोलते हैं ज्यादा, तो इसलिए हमारा ध्यान उसी की तरफ जाता है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने हर बार की तरह कुल 60 प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की, इस उम्मीद के साथ कि जो आपके हिंदी के 120 प्रश्न आने वाले हैं वो शायद इसमें से आ जाए। फिर भी इन प्रश्नों के बहाने आपका रिवीजन हुआ होगा, आपका मनोबल भी बढ़ा होगा, और बीच बीच में हमने जो गुरु मंत्र दिए, आपको सतर्क किए, आपका उत्साहवर्धन किए, वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। एकदम से इस चैनल से जुड़े रहिए, इस वाणी को एकदम से अपने कान में बैठा के रखिए, ये आपको परीक्षा हाल तक आपका साथ देगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।